देखो, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट अगर 100% है तो इसमें इंडियन स्टॉक मार्केट का शेयर बस 3 से 4% का है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एज एन इन्वेस्टर अपने आप को दुनिया की बाकी 96 to 97% इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से दूर रख रहे हैं। और इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दो बेस्ट ग्लोबल ईटीएफ जो वर्ल्ड की टॉप 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज यूएसए एंड चाइना। इन दोनों ईटीएफ्स ने लास्ट 3 इयर्स में 128% एंड 99% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं। इन दोनों में से एक ईटीएफ में तो मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है। देखो, अब बेस्ट ईटीएफ का मतलब सिर्फ अच्छे रिटर्न्स होना नहीं होता, बल्कि उस ईटीएफ का इंडेक्स कौन सा है, उसके टॉप होल्डिंग्स क्या हैं, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, एक्सपेंस रेशियो, लिक्विडिटी, ट्रैकिंग एरर, रिस्क फैक्टर्स और किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा ईटीएफ ज्यादा सुटेबल है, ये सब देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं इन दोनों ईटीएफ्स का इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट एनालिसिस करूंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला ग्लोबल ईटीएफ है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ईटीएफ। ये इंडिया का सबसे पॉपुलर ग्लोबल ईटीएफ है जो नेस्डैक 100 इंडेक्स को ट्रैक करता है। इस इंडेक्स में नेस्डैक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 100 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नॉन फाइनेंशियल कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं, जो मेनली कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स के अंडर आती हैं। इस इंडेक्स में वर्ल्ड की मोस्ट फेमस कंपनीज भी हैं, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, स्टारबक्स और टेस्ला। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक डॉलर हेज भी प्रोवाइड करता है। अब डॉलर हेज क्या होता है वो मैं आगे वीडियो में बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये ईटीएफ 29 मार्च 2011 को लॉन्च हुआ था। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.58%, जो कि इन जनरल बाकी ग्लोबल ईटीएफ्स के कंपैरिजन में काफी सही है। एंट्री एंड एग्जिट लोड देखोगे तो दोनों ही निल हैं। इसका मतलब है कि आप इस ईटीएफ को कभी भी बाय या सेल कर सकते हो बिना किसी लॉक इन पीरियड और एक्स्ट्रा चार्ज के। इस ईटीएफ को मैनेज करते हैं मिस्टर सुनील सावंत, जिनके पास 16 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अब नेक्स्ट डिटेल है ट्रैकिंग एरर। देखो, ईटीएफ का काम होता है अपने इंडेक्स को कॉपी करना, लेकिन हर दिन ईटीएफ का रिटर्न और इंडेक्स का रिटर्न एग्जैक्ट सेम नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ये अमाउंट जो ऊपर नीचे होता है उसे हम मैथमेटिकली ट्रैकिंग एरर से मेजर करते हैं। ट्रैकिंग एरर जितना कम हो या जीरो के जितना क्लोज हो उतना ही अच्छा रहता है। अब यहाँ पर इस ईटीएफ का ट्रैकिंग एरर सिर्फ 0.06% है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसका मतलब है कि ईटीएफ अपना काम सही से कर रहा है और इंडेक्स को क्लोजली ट्रैक कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी लिक्विडिटी की, जो हमें एयूएम और ट्रेडिंग वॉल्यूम से पता लगती है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग अभी इस ईटीएफ का एयूएम 10,179 करोड़ है, जो कि आज के दिन इंडिया में अवेलेबल सभी ग्लोबल ईटीएफ्स में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर मैं लास्ट 50 डेज का डेली मूविंग एवरेज देखूं तो वो इसका है 6,76,098 करोड़। इसका मतलब ये है कि पिछले 50 दिनों में डेली इस ईटीएफ का इतना अमाउंट ट्रेड हुआ है। तो एयूएम और ट्रेडिंग वॉल्यूम दोनों बढ़िया हैं, मतलब लिक्विडिटी के मामले में ये ईटीएफ अच्छा है। आपको कभी भी इस ईटीएफ में लिक्विडिटी इश्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं इस ईटीएफ के रिटर्न्स की। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखें तो इस ईटीएफ ने लास्ट 1 मंथ में लगभग 3.57% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, लास्ट 3 मंथ्स में 16.75% के, लास्ट 6 मंथ्स में 20 से 21% के। तो शॉर्ट टर्म में कुल मिलाकर परफॉर्मेंस बढ़िया ही रही है। अब लॉन्ग टर्म के नंबर्स देखें तो काफी जबरदस्त है। पिछले 1 साल में 35.34% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स रहे हैं, पिछले 2 साल में 72%, पिछले 3 साल में और भी बढ़िया 128%, पिछले 4 साल में थोड़े से कम है और पिछले 5 साल में फिर से बहुत बढ़िया रिटर्न्स रहे हैं। सो ऑल ओवर चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, परफॉर्मेंस तो अच्छी है इस ईटीएफ की। अब अगर मैं नेस्डैक 100 की परफॉर्मेंस को निफ्टी 50 और निफ्टी 500 से कंपेयर करके दिखाऊं तो लॉन्ग टर्म में हर एक टाइम फ्रेम में नेस्डैक 100 ने क्लियरली इन दोनों इंडेक्सेस को बीट किया है। जैसे कि 10 साल के पीरियड में नेस्डैक 100 का सीएजीआर लगभग 22% रहा है, जबकि निफ्टी 50 का सिर्फ 13% और निफ्टी 500 का अराउंड 14%। इसके अलावा लास्ट 1 ईयर में तो नेस्डैक 100 ने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर हम एसआईपी रिटर्न्स देखें तो यहाँ पर पिक्चर और क्लियर हो जाती है। मान लो आपने नेस्डैक 100 और निफ्टी 500 इन दोनों इंडेक्सेस में हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो 10 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती 12 लाख।
यही 12 लाख नेस्डैक 100 में ग्रो होके 41,71,000 बन जाते 23.6% XIRR के हिसाब से, जबकि निफ्टी 500 में सिर्फ 28,47,000 होते 16.5% XIRR के हिसाब से। अब अगर टाइम फ्रेम 15 साल का ले लो तो गैप और ज्यादा हो जाता है। नेस्डैक 100 में 18 लाख की SIP की फाइनल वैल्यू होती है 1,32,91,000 रुपए, 23.7% XIRR के हिसाब से, और निफ्टी 500 में ये होती है सिर्फ 62,41,000, 15.1% XIRR के हिसाब से। कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म में नेस्डैक 100 ने इन्वेस्टर्स को निफ्टी 500 के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अब रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस करते हैं और इसको निफ्टी 500 से भी कंपेयर करके देखते हैं। रोलिंग रिटर्न्स के लिए इन दोनों इंडेक्सेस के लास्ट 20 इयर्स के डेटा को 3-3 साल के साइकिल में रोल किया गया है। यहाँ भी नेस्डैक 100 की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। इसके एवरेज रोलिंग रिटर्न्स 20% से ऊपर हैं, जबकि निफ्टी 500 का सिर्फ 12 से 13% के आसपास ही रहा है। मैक्सिमम रिटर्न्स भी नेस्डैक 100 के ही ज्यादा हैं। हाँ, मिनिमम रिटर्न्स की बात करें तो नेस्डैक 100 में गिरावट थोड़ी ज्यादा रही है। इसके मिनिमम रिटर्न्स -11.6% तक गए हैं, जबकि निफ्टी 500 के -9% तक ही। अब अगर मैं आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाऊं तो वो है 16.5%, मतलब इसका रिस्क लेवल मॉडरेट है, या यूं कहो कि मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा है। देखो, सीधी सी बात है, ग्लोबल ETF है तो इतना रिस्क तो होगा ही, और भले ही अभी आपको देखने में ये इंडेक्स ज्यादा वॉलेटाइल लग रहा हो, लेकिन इसने फिर इंडियन इंडेक्सेस के कंपैरिजन में रिटर्न्स भी कहीं ज्यादा दिए हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और इसमें 5 से 7 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, वो भी SIP के थ्रू, तो इतना रिस्क इजीली मैनेज हो सकता है। अब एक बार नेस्डैक 100 का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। पोर्टफोलियो देखते ही सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ये इंडेक्स IT सेक्टर में हेविली कॉन्सेंट्रेटेड है। सिर्फ IT सेक्टर का वेटेज ही 53.3% है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सर्विसेज लगभग 15% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 13% के आसपास है, जबकि बाकी सेक्टर्स का वेटेज काफी कम है। अगर टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा और अल्फाबेट जैसी टॉप US कंपनीज का वेटेज इस इंडेक्स में 50% से भी ज्यादा है। अब इन सब पॉइंट्स के अलावा इस ETF में इन्वेस्ट करने का एक और बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टर्स को, वो है डॉलर हेज। मतलब जब डॉलर रुपी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो आपके रिटर्न्स और बढ़ जाते हैं। पिछले 14 साल का डेटा देखें तो नेस्डैक 100 के डॉलर रिटर्न्स और रुपी रिटर्न्स के बीच का डिफरेंस ऑन एन एवरेज 2 से 3% का रहा है। मतलब सिंपल है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होते ही ग्लोबल ETFs में आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे ETF के बारे में। ये ETF मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है और अभी मुझे लगभग 37% का रिटर्न दे रहा है। इसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF हैंग सेंग बीज। ये ETF हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स को ट्रैक करता है और सबसे पॉपुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जिसमें 82 कंपनीज आती हैं। इन 82 कंपनीज का वेटेज इतना ज्यादा है कि अकेली हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज की लगभग 58% मार्केट कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये इंडेक्स आपको चाइना की इकोनॉमी और उसके टॉप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का डायरेक्ट मौका देता है। ये ETF 9 मार्च 2010 को लॉन्च हुआ था। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.93% है, जो कि ग्लोबल ETFs के लिए थोड़ा हायर साइड पे लगता है, लेकिन अगर आप सोचो तो ये जस्टिफाइड भी है, क्योंकि फंड को हांगकांग मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, करेंसी कन्वर्जन का कॉस्ट होता है और इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैंडल करने का भी खर्चा होता है। मतलब सिंपल शब्दों में इंडिया के डोमेस्टिक ETF से थोड़ा ज्यादा है, पर एक ग्लोबल ETF के लिए ये नॉर्मल है। एंट्री एंड एग्जिट लोड देखें तो दोनों ही निल हैं। इसका मतलब है कि आप इस ETF को कभी भी बाय या सेल कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। 2 फंड मैनेजर्स हैं अभी जो इस ETF को मैनेज करते हैं, किंजल देसाई जो 2018 से इसको मैनेज कर रही है, और विकास अग्रवाल जिन्होंने अभी रिसेंटली अप्रैल 2025 से ही इस फंड को मैनेज करना शुरू किया है। अब नेक्स्ट पैरामीटर है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब मैं ऑलरेडी फर्स्ट ETF में आपको बिल्कुल डिटेल में समझा चुकी हूँ। ट्रैकिंग एरर जितना कम हो या 0 के क्लोज हो उतना ही अच्छा रहता है। अब यहाँ पर इस ETF का ट्रैकिंग एरर 0.16% है। इसका मतलब है कि ETF अपने इंडेक्स को काफी अच्छे से ट्रैक कर रहा है और रिटर्न्स में फर्क बहुत ही माइनर रहता है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग अभी इस ETF का AUM 973 करोड़ है। 1000 करोड़ के आसपास का AUM एक ग्लोबल ETF के लिए डिसेंट साइज माना जाता है, और इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस फंड में काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं लास्ट 50 डेज का डेली मूविंग एवरेज देखूं तो वो इसका है 2,56,000। इसका मतलब ये है कि पिछले 50 दिनों में रोजाना इतने यूनिट्स ट्रेड हुए हैं और लिक्विडिटी काफी अच्छी है।
मतलब आप इस ETF को इजीली बाय और सेल कर सकते हो बिना किसी लिक्विडिटी इशू के। तो AUM और ट्रेडिंग वॉल्यूम दोनों बढ़िया हैं, तो आपको फ्यूचर में इस ETF में कभी भी लिक्विडिटी इश्यूज नहीं होंगे। अब देखते हैं इस ETF के रिटर्न्स को। पहले शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस देखें तो इस ETF ने पिछले कुछ महीनों में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 1 मंथ में 12.91% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स रहे हैं, लास्ट 3 मंथ्स में 35.3% के, फिर लास्ट 6 मंथ्स में थोड़े डाउन गए हैं 17.03%, देन लास्ट 9 मंथ्स में अराउंड 51.78% के। कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म में इसने अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त ग्रोथ दी है। लॉन्ग टर्म नंबर्स देखें तो वो भी बहुत जबरदस्त हैं। एक साल में 83.83% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, 2 साल में 91.63% के, 3 साल में करीब करीब 100%, पिछले 4 और 5 साल में भी रिटर्न्स अच्छे ही रहे हैं। सो ऑल ओवर चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, हर टाइम फ्रेम में ये ETF इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है। अब अगर इसके रिटर्न्स को निफ्टी 50 और निफ्टी 500 से कंपेयर करके दिखाऊं तो शॉर्ट टर्म में तो क्लियरली हर एक टाइम फ्रेम में दोनों इंडियन इंडिसेस निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 को ये बीट कर रहा है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कंपेयर करूं तो यहाँ पर भी बस लास्ट 5 इयर्स का टाइम फ्रेम छोड़कर बाकी सब में इसके रिटर्न्स ज्यादा अच्छे रहे हैं निफ्टी 50 और निफ्टी 500 दोनों से। तो नो डाउट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये ETF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं इस ETF का पोर्टफोलियो। टॉप 10 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा वेटेज टेंसेंट होल्डिंग्स का है, अराउंड 8.8%। इसके अलावा HSBC, अलीबाबा, Xiaomi और चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक जैसे बड़े और फेमस नेम्स भी टॉप होल्डिंग्स में इंक्लूडेड हैं। कुल मिलाकर टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज करीब 54% है इस ETF में। अगर इंडस्ट्री वाइज एलोकेशन देखें तो सबसे ज्यादा हिस्सा बैंक्स का है, लगभग 21.6%। उसके बाद है इंटरएक्टिव मीडिया एंड सर्विसेज। आप एक बार यहाँ पर वीडियो पॉज करके अच्छे से बाकी सभी सेक्टर्स का एलोकेशन भी देख सकते हो। अब एक और लास्ट पैरामीटर है रिस्क। इसके लिए इस ETF का स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये कितना वॉलेटाइल है। देखो, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 27.59, जो काफी हाई माना जाता है। तो नो डाउट रिस्की तो है ये ETF, बट बात वही है कि अगर एक्सेप्शनल रिटर्न्स चाहिए हैं स्टॉक मार्केट में तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और वो भी तब जब आप ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करो, जैसे कि एटलीस्ट 5 से 7 साल या 10 साल के लिए या फिर उससे भी ज्यादा टाइम के लिए, वो भी SIP मोड के थ्रू, तो आप इजीली इस रिस्क को मैनेज कर सकते हो। बाकी फाइनल चॉइस तो आपकी ही है। आई डू नॉट रिकमेंड एनीथिंग। वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आपके सामने सब फैक्ट्स रखूं, अच्छे भी और बुरे भी, और एनालिसिस करके दूं। फाइनल डिसीजन इज ऑल योर्स। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने ग्लोबल टॉप 2 ETFs के बारे में डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। Thank you so much for watching. See you guys in next video. Till then, happy investing.